हेलो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो है फ्रांसीसी क्रांति, इसे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और इसके जो मेन पॉइंट्स उनको समझेंगे, क्योंकि ये जो क्लास 9 का चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी इम्पोर्टेंट लेसन है। जो भी कैंडिडेट टीचर बनना चाह रहा है, एसएस टीचर बनना चाह रहा है, चाहे वो सेंटर की जॉब पाने के लिए केवीएस, एनवीएस या DSSB की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी भी स्टेट में टीजीटी, एसएसटी, टीजीटी का टीचर बनने की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि केवीएस, एनवीएस, DSSB या किसी भी स्टेट के एग्जाम में इस चैप्टर से मिनिमम 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। तो इसको हम बहुत कि अच्छे से समझते हुए इसके मेन पॉइंट्स को, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, टाइम वेस्ट ना करके टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है भाई, जो ये फ्रांसीसी क्रांति है, ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है। तो ये जो स्टार्टिंग इसकी दी गई है ना कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ये बीच से कि जो ये कहानी है फ्रांस की क्रांति की, ये कुछ पॉइंट से छोड़ के फिर शुरू की गई है यहाँ, ठीक है ना। तो जैसे चैप्टर में दिया गया हम वहीं से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो 14 जुलाई 1789 की जो सुबह थी, पेरिस जो नगर था, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो वहाँ क्या था, बहुत ही डरा सा आतंकित माहौल था कि सम्राट जो वहाँ का राजा था, उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया है। और यह अफवाह फैली हुई थी, कि ऐसा था नहीं, अफवाह थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश मिलने वाला है। और लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए। जो एक जगह थी पेरिस नगर में, जो एक जगह का नाम दिया गया टाउन हॉल, उसके सामने 7,000 आदमी और औरतें इकट्ठे हुए। उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया और हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश किया। उन्हें लगता था, जो पेरिस के लोग थे उनको क्या लग रहा था कि राजा हम पर अटैक करवाएगा, सेना शहर के अंदर घुसेगी, हम पर अटैक करेगी। तो इसलिए वो उससे अपना डिफेंस करने के लिए, बचाव करने के लिए उन औरतों ने और आदमियों ने मिलकर एक जन सेना का निर्माण किया। यह बताया गया जन सेना का, और क्या किया कि भाई हम भी हथियारों का इंतजाम करते हैं। तो उन्होंने सोचा भाई किसी न किसी सरकारी बिल्डिंग में, किसी भवन में क्या मिलेगा, हमें हथियार मिल जाएंगे। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, ठीक है ना। यानी कि बास्तिल का जो किला है वो पेरिस के पूर्वी भाग में था। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत डीपली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इस चैप्टर के मोटे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे ही कहीं किसी भी पहरे से कोई क्वेश्चन डीप पूछ ले जाए कि बास्तिल जो है वो पेरिस नगर के कौन से भाग में था, तो पूर्वी भाग में, ठीक है, बास्तिल का किला। तो बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला और जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। अब लोगों को लगा कि भाई जेल है, वहां पर क्या होगा, भारी मात्रा में गोला बारूद या हथियार हमें मिल जाएंगे और उन हथियारों पर हम अपना कब्जा कर लेंगे। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर जो था वो मारा गया, कैदियों को छुड़ा लिया गया। कैदियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, कैदी सिर्फ 7 थे, ठीक है ना। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल का किला था, कि जो राजा था उसकी शक्तियों का प्रतीक मानते थे लोग बास्तिल के किले को। इसलिए भाई जब जिस राजा को ही लोग पसंद नहीं करते थे, तो उस राजा की शक्ति के प्रतीक को कौन पसंद करेगा, कोई नहीं। तो उससे जो बास्तिल का किला था वो लोगों की घृणा का केंद्र था। और क्यों था घृणा का केंद्र, क्योंकि जो बास्तिल का किला था वो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। इसलिए कहते हैं कि किले को ढा दिया गया और उसके अवशेषों को, जो किले की जो मेन चीज़ें थी, छोटी जो अवशेष थे, जो स्मृति चिन्ह के तौर पर रखे जा सकते थे, ऐसे अवशेषों को बाजार में बेच दिया गया, ठीक है ना, जिन्हें बतौर स्मृति चिन्ह संजोया जा सकता था। और ऐसे लोगों ने खरीदा भाई जिनके पास पैसा था और जो चाहते थे कि भाई हाँ, हम आगे जाके कहें कि हमारे पास ये बास्तिल के किले की, यानी बास्तिल का जो किला था उसके ये पार्ट है या उसका ये निशानी हमारे पास है, ठीक है ना। तो इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में संघर्ष हुए। अब यानी कि सबसे स्टार्टिंग क्या हुई थी, क्रांति की शुरुआत पेरिस में बास्तिल के किले को ढा देने से हो गई थी। अब इस बास्तिल के किले के बाद पेरिस के देहात यानी गांव वाले एरिया में और शहरों में संघर्ष होते रहे, ठीक है ना, क्योंकि लोग राजा को पसंद नहीं करते थे। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी, ठीक है ना। और इसी का सिंहावलोकन करते हुए, कि इसी चीज़ को देखते हुए इतिहासकारों ने एक कड़ियों के रूप में जोड़ते हुए इन्हें देखा। और इसकी परिणति क्या हुई, बास्तिल के किले को ढाने से शुरू होकर और लास्ट तक इसका परिणाम क्या निकला फ्रांसीसी क्रांति का, कि जो
राजा था, जो फ्रांस का सम्राट था, उसे फांसी दे दी गई, ठीक है ना। तो उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू, फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी, तो किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर इस क्रांति के दौरान राजा को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। ये तो था भाई शुरू में, जो मतलब कि जो फ्रांसीसी क्रांति, उसका बीच का मैटर उठा के रख दिया शुरू में, ठीक है ना। बाकी क्रांति कैसे शुरू हुई, क्रांति के कारण क्या थे, वो सब चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। तो सन 1774 में बूर्बो राजवंश लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो लुई 16 था वो राजगद्दी पर कब बैठा, कौन से राजवंश से था, तो बूर्बो राजवंश से था। 1774 में वो गद्दी पर बैठा था और उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि जो ये भाई पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें 12 साल दे रखा है, यहाँ जो मैंने देखी इसमें नई एनसीईआरटी में 20 साल दे रखा है। भाई कन्फ्यूज़न है, इसको गूगल पर थोड़ा सर्च करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी, ठीक है ना। और अब सुनिए, लुई 16 का जो विवाद है, यानी कि उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुई थी। ये क्वेश्चन भाई पहले भी एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। राज्यारोहण के समय उसने, मतलब कि जब वो राजा बना तब उसने क्या देखा कि उसका राजकोष खाली है, कुछ नहीं है धनवन उसके पास। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन जो थे वो नष्ट हो चुके थे। भाई काफ़ी समय से वो युद्ध में सक्रिय रहा था, तो उससे क्या हो सके थे, उसके जो फ्रांस के जो मतलब की पैसे की कमाई जहाँ से आती थी ना, वो संसाधन उसके ख़त्म हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल, अब जो रहते थे वर्साई के महल में, तो वर्साई के महल और राज दरबार जो था, उसकी शान और शौकत को बनाए रखने के लिए भी फिजूल खर्ची, बहुत खर्चा होता था, अलग से फिजूल खर्ची होती थी। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, अब यहाँ समझने की बात है, फ्रांस ने अमेरिका के 13 जो उपनिवेश थे उनको आज़ाद कराने में सहायता की थी। किससे आज़ाद कराने में? ब्रिटेन से। शाहजहाँ मतलब दोनों का ही दुश्मन था, अमेरिका का भी और फ्रांस का भी, ठीक है ना। तो ब्रिटेन जो है अमेरिका और फ्रांस का शत्रु था, और अमेरिका के 13 उपनिवेश फ्रांस के कौन से राजा लुई 16 के शासनकाल में आज़ाद हुए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है भाई। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर चढ़ चुका था, ठीक है ना। जबकि उससे पहले भी 2 अरब लिब्रे का बोझ, पहले 2 अरब लिब्रे चढ़ा हुआ था, और जो अमेरिका की मदद की थी युद्ध में आज़ाद होने में, तो उसमें क्या उस पर 10 अरब लिब्रे का भी कर्ज और चढ़ गया था। सरकार से कर्जदार अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। अब सरकार ने जहाँ से भी कर्जा लिया था वो लोग उससे क्या कर रहे थे, 10% की ब्याज की मांग कर रहे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब जो फ्रांसीसी सरकार थी वो भाई क्या करे, अब जो कर्ज बढ़ा चढ़ चुका है, जो कर्जा है और उसका ब्याज लग रहा है, तो उसको चुकाने में लगी हुई थी। अब जो मेन कारण है ना फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का, ये टैक्स ही बनेगा, ठीक है ना। जो कर लगा रहा है सरकार जो कर लगा रही थी वो कर ही बनेंगे। आगे हम इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई, ठीक है ना। यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कुआं था उससे खजाना निकाल लिया, विश्वविद्यालयों का खर्चा चल रहा है, या जो भी सरकारी कार्यालय थे, जो राज दरबार है, सेना है, जो भी खर्चे थे सब जनता से ले जाते थे, जनता पर टैक्सेस लगा दिए गए। तो यह कदम भी नाकाफ़ी रहा, मतलब कि पहले से ही कर लगे हुए थे और उससे कुछ पूरा कर्ज नहीं उतरा था और खर्चा पानी नहीं चल रहा था उनका। अब आगे पढ़ते हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था। 3 एस्टेट थे, ये देखिए अभी आपके साइड में इनको दिखाती हूँ मैं। और तीसरे एस्टेट के लोग जनसाधारण, तीसरे एस्टेट में कौन लोग आते थे? जनसाधारण, वो ही टैक्सेस देते थे। एक मिनट यहाँ देखिए, फर्स्ट एस्टेट ये दिखाया गया है। प्रथम एस्टेट पादरी वर्ग था इसमें, और दूसरा एस्टेट था कुलीन वर्ग, और ये कोई टैक्स नहीं देते थे। और जो थर्ड एस्टेट था ना, ये था जिसमें बड़े व्यापारी, अदालत के कर्मचारी, वकील आदि, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकरी, ये सब ही टैक्सेस देते थे। इन्हीं से कर वसूल किया जाता था पहले स्टेट से, और दूसरे स्टेट से कोई टैक्सेस नहीं लिए जाते थे। एक मिनट भाई, कहाँ गुम हो गया, बहुत आगे चला गया भाई। अभी आ जाएगा।
हाँ तो यहाँ थे हम। तो तीसरा स्टेट जो है वो टैक्सेस देता था, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेट, दूसरा स्टेट कोई टैक्स नहीं देता था, तीसरे स्टेट से टैक्स लिया जाता था। पहले स्टेट में आ जाता था आपका पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट में आपका कुलीन वर्ग आता था जो टैक्स नहीं देते थे। तीसरा स्टेट टैक्स देता था, इसके अंदर व्यवसायी, अदालत के कर्मचारी यानी कि किसान, कारीगर, जनसाधारण आता था, ठीक है, वो टैक्सेस देते थे। अब यहाँ देखिए, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था, यानी कि उस समय सामंती व्यवस्था का अंग था। फ्रांसीसी समाज क्या था? सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र शब्द का प्रयोग सामान्यतः 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, उससे पहले के शासन को, लुईस 16 का जो उससे पहले का शासन था 1789 के से पहले के शासन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता था वर्ड? प्राचीन राजतंत्र। और ये आपके ये जो क्वेश्चन है ये आपके किसी एग्जाम में आ चुका है, मैंने पढ़ा भी था शायद, ये DSSB में या KVS के अंदर ये पूछा गया है कि प्राचीन राजतंत्र जो पद है उसका प्रयोग कौन से समय से पहले किया जाता था, और 3-4 डेट्स डाल दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है 1789 के टाइम से पहले जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे पहले के जो राज शासन व्यवस्था थी उसको ही प्राचीन राजतंत्र कहा गया है। अब यहाँ देखिए, पूरी आबादी, ये बताया गया है कि जो चित्र है वो मैंने आपको बता दिया, 3 स्टेट हैं, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। जो फ्रांस की आबादी थी उसमें 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन यानी कि ज़मीन के जो मालिक किसान थे ना उनकी संख्या बहुत कम थी, ठीक है ना। 90% की किसान थे और जो उसमें से भी ज़मीन के मालिक बहुत कम किसान थे, यानी कि वो गरीब किसान थे और वो दूसरों के खेतों में काम करते थे। 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था, यानी कि जो 60% जो फ्रांस में जो ज़मीन थी उसमें से 60% ज़मीन पर कुलीनों का, चर्च का, तीसरे एस्टेट के अमीर लोगों का अधिकार था, ठीक है ना। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। जन्मना मतलब होता है जन्म से ही उन्हें ये विशेष अधिकार मिले हुए थे। किसे? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को ही जन्म से ही विशेष अधिकार मिले थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट के उन्हें राज्य को कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ता था, ठीक है ना। तो उनका एक जन्मजात यानी कि जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग में जो लोग जन्म लेते थे उन्हें राज्य को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती अधिकार भी प्राप्त थे। सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। किसको? कुलीन वर्ग को। वो किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के खेतों में काम करना, उनके घर का काम, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों का निर्माण आदि में करने के लिए उनसे बाध्य था कि उनको, किसानों को ये काम उसके करने पड़ते थे। उसके घर जाकर उसके घर का काम भी, उसके खेतों का काम भी, ठीक है ना। इस तरह के सभी काम उनको करने पड़ते थे। किसको? किसानों को। और सामंती वर्ग जो ये था ना, कुलीन वर्ग था, उन लोगों को, ठीक है ना। अब भाई यहाँ से भी क्वेश्चन आता है टाइद और टाइल वाला भी, ठीक है ना, इसको भी समझते हैं। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद यानी धार्मिक कर, टाइद लेता था। वो क्या था? टाइद क्या था? धार्मिक कर था, ठीक है ना। यहाँ दिया गया टाइद चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला धार्मिक कर है और यह कृषि उपज का 10वें हिस्से के बराबर होता था टाइद। और टाइल सीधे राज्यों को अदा किए जाने वाला कर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और शायद एक एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। ऊपर तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। तीसरे स्टेट के लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था, इसके अलावा उन्हें चर्च को भी कर देना पड़ता था। और अप्रत्यक्ष कर जैसे नमक, तंबाकू, रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर भी टैक्सेस लगाए जाते थे। जो टाइल है वो तो एक प्रत्यक्ष कर है, वो तो डायरेक्टली देना पड़ता था। उसके अलावा जैसे नमक है, तंबाकू है, और भी बहुत सी चीज़ें थी जो डेली यूज़ की थी, उन पर भी टैक्सेस उनमें भी टैक्सेस इंक्लूड होता था, ठीक है ना। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ क्या जनता चला रही थी। जनता के माध्यम से, बस राजा नाम का था, कर कुछ नहीं रहा था, जनता को चूट रहा था, खा रहा था, खसूट रहा था। यानी कि लोगों में जीने का बड़ा संघर्ष था उस टाइम की जनता में। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी। भाई ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको भी ध्यान से याद कर देख लीजिएगा। 1715 में 2.3 करोड़ थी और सन 1789 में 2.8 करोड़ हो गई थी फ्रांस की जनसंख्या, ठीक है ना। इसका परिणाम क्या हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ रही थी। अनाज तो उतना ही पैदा हो रहा था जितना 1715 में पैदा हो रहा था जब जनता 2.3 करोड़ थी, और जब 1789 में जनता 2.8 करोड़ होगी तब भी उतना ही अनाज पैदा हो रहा है। तो इससे क्या होगा भाई,
अनाज की मांग ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। तो अधिकांश लोगों को मुख्य खाद्य जो पाव रोटी थी, उनकी खाद्य जो खाने की चीज़ें में जो उनका मुख्य खाद्य था वो पाव रोटी थी, उसकी कीमतों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। उस टाइम कोई मजदूरी फिक्स नहीं थी भाई, ना ये काम के घंटे फिक्स थे कि 8 घंटे काम करो और ये 1000 रुपये या 700-800 रुपये आपको दिहाड़ी मिल जाएगी, ऐसा मतलब कि कोई फिक्स नहीं था। मर्जी के मालिक थे, अमीर लोग जो थे वो मर्जी से ही उनको पैसे देते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जो मजदूरी थी वो महंगाई के हिसाब से बहुत कम मिल रही थी। मजदूरी इतनी नहीं बढ़ती थी जितनी महंगाई बढ़ रही है। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती चली गई और स्थितियां और ज़्यादा बदतर तब हो गई जब सूखा या ओले से कोई प्रकोप से पैदावार गिर जाती। पहले ही फसल यानी कि खाने की चीज़ें कम हैं और अब अगर ओले गिर रहे हैं या कोई सूखा हो गया किसी वजह से भाई, तो क्या हो गया, इससे उनकी और भी जो फसलें थी वो ख़राब हो जाती थी और रोजी रोटी का संकट उनका पैदा हो जाता था। तो इसे जीविका संकट कहा गया है, ठीक है ना। और ऐसे जीविका संकट जो प्राचीन राजतंत्र था ना उस समय बहुत हुआ था। फ्रांस में 1789 की क्रांति से पहले प्राचीन राजतंत्र, उसी को तो कहा गया है ना 1789 से पहले के राजतंत्र को। तो प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में ये आम थे इस तरह के जीविका संकट। जीविका संकट मतलब जब लोगों को रोजी रोटी का संकट हो जाता था। जीविका संकट वो है ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा बताया गया है, खराब फसल, ठीक है। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएगा, खराब फसल से महामारी से, ये जीविका संकट है। अब देखते हैं भाई, उभरते मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। अब ये थे, अब आप जो ये पढ़ रहे हो ना ये क्या है, ये सब फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई उसके कारण है। तो आपने देखा भाई कि जीविका संकट हो रहे हैं, लोगों को खाने के लिए फसल, मतलब कि पहला तो उन पर टैक्सेस लग रहा है, 3rd क्लास पर जो तीसरा स्टेट है उस पर टैक्सेस लग रहा है। गरीब लोग हैं पर फिर भी टैक्स दे रहे हैं। और फिर किसानों को क्या है कि वो जो सामंत हैं उनके यहाँ, कुलीन वर्ग के यहाँ काम कर रहे हैं, उनको कोई फिक्स सैलरी नहीं है, उनको जो मजदूरी मिल रही है उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि भाई कितनी मिले कितने नहीं मिले। इस तरह से वो भी क्रांति का कारण बना। और अब एक ये नया बनेगा, उभरते मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। जो मध्यम वर्ग था जो उभर रहा था, अब ये कौन है इसको हम पढ़ेंगे। वो चाहता था कि जो ये विशेष अधिकार मिला हुआ है पहले और दूसरे स्टेट को, ये ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने कल्पना की। सोचा भाई, सोचने से ही तो काम होगा, पहले आप सोचोगे फिर तभी तो उसको करोगे ना। तो वही अब हम इसमें पढ़ते हैं। पहले भी कर बढ़ने व अकाल के समय किसान कामगार विद्रोह कर चुके थे। पहले मतलब पहले भी जब टैक्स बढ़ाया जाता था और जब अकाल पड़ता था तो किसान और जो कामगार होते थे उन्होंने कई बार विद्रोह किया। भाई परेशान हो के, अंदर से जब परेशान हो जाता, कोई चारा नहीं बचता तो विद्रोह तो करना पड़ता है। तो पहले भी वो ऐसा कर सके थे, परंतु उनके पास सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन व कार्यक्रम नहीं थे। पर कोई गठित रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है ना, कि बस थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ फिर उसको दबा लिया जाता था या उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सब ने एकजुट होकर विद्रोह नहीं किया था कि वो क्रांति का रूप ले सके। तो पहले भी ये विद्रोह हो चुके थे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी लाइन को उठाया जा सकता है। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान से एक एक लाइन को एनसीईआरटी को पढ़िए। ये जिम्मेदार तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई। अब ये जिम्मेदारी कि भाई जो क्रांति होगी उसको हम एकदम संगठित रूप से करेंगे। तो ये जिम्मेदारी किसने उठाई? तीसरे स्टेट के लोगों ने क्रांति की थी। उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे, जो थोड़ा सा पैसा कमा चुके थे, एजुकेटेड हो चुके थे और उनमें नई आइडियोलॉजी को पढ़ चुके थे, ठीक है ना, नई जो विचारधाराएं थी उनसे उनके संपर्क में आ चुके थे। तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार यानी कि समुद्र के पार जाकर दूसरी जगह जो व्यापार किया था उससे ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित किया। भाई पैसा चाहिए, कोई भी क्रांति करोगे तो उसके लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है, संपत्ति होनी जरूरी। तो वो क्या था, उन्होंने पैसा कहाँ से अर्जित किया था? जो ये नया मध्यम वर्ग उभर रहा था, समुद्र के पार जाकर व्यापार किया ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का। ऊनी तथा रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता है या समाज के समृद्ध लोग उन्हें खरीद लेते थे, ठीक है। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा जैसे वकील, ठीक है ना, वकीलों जैसे पेशेवर लोग शामिल थे जो पढ़ लिख चुके थे, जिनकी सोच विकसित हो चुकी थी। सभी पढ़े लिखे थे तथा इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना यानी कि जन्म से कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए,
किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर उसको समाज में पद प्राप्ति होनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, ना कि जन्म से। स्वतंत्रता, समानता, नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जीन जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अब ये विचार थे जिन विचारों से प्रेरित हुए थे जो तीसरे स्टेट के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे तीसरे स्टेट में। तो किससे? जॉन लॉक और ये जीन जैक रूसो का नाम दिया गया, दो ही है ये। तो जॉन लॉक और जीन जैक रूसो जैसे दार्शनिकों के विचारों से ये क्या थे? प्रेरित हो चुके थे। ठीक है ना। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि ये बुक का नाम है भाई, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवीय निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान रखिएगा। जॉन लॉक की बुक है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, उसमें जॉन लॉक ने राजा के निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया है और रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता को उसके प्रतिनिधियों के बीच, अब जो लॉक ने जो ये विचार दिया उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए रूसो ने क्या किया? रूसो जो थे इन्होंने जनता के इसी विचार को बढ़ाते हुए कि प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से जो एक बुक है या जो उनकी काव्यकृति है, उसको रूसो की जो है ये सामाजिक अनुबंधन, इसके आधार पर उन्होंने सरकार का प्रस्ताव रखा कि जो समाज है और जो सरकार उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है। फिर मोंतेस्क्यू की बुक आ जाती है द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर। अब मोंतेस्क्यू की जो बुक है, अब ये ध्यान रखिएगा, जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के निरंकुश अधिकारों का खंडन किया, ये जॉन लॉक। रूसो ने इसी विचार को बढ़ाया। सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने दिया? रूसो ने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और कंफ्यूजन होता है तीनों राइटर्स में। अब आ जाते हैं मोंतेस्क्यू। मोंतेस्क्यू ने क्या किया? स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक किताब, मतलब कि स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक किताब इनकी थी या इनकी बुक थी। उस रचना के अंदर इन्होंने क्या बताया? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन हो। ये किसने कहा? मोंतेस्क्यू ने कहा है कि कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन होना चाहिए। इनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, तो इसी मॉडल पर सरकार बनी। कौन सी? कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन। ठीक है ना। इस आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार बनी थी। ठीक है। तो फ्रांस के राजनीतिक विचारों के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो फ्रांस के लोगों ने वहाँ से प्रेरणा ली कि जो अमेरिका का संविधान बना है और उसके अंदर जो लोगों को अधिकारों की गारंटी दी गई है भाई, तो उसी तरह का मॉडल वो सरकार का अपने स्टेट में चाहते थे, अपने राज्य में चाहते थे। ठीक है ना। तो दार्शनिकों के इन विचारों ने इन कॉफ़ी हाउसों, सैलानों, जहाँ भी लोग आपस में बैठते थे, कॉफ़ी हाउसेज में, सैलानों में, ठीक है ना, सैलून्स में, तो वहाँ गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी इन्हीं चीज़ों की। या जो पढ़े लिखे लोग थे वो राइटर्स की, जैसे कि मोंतेस्क्यू की, जॉन लॉक की, रूसो की कृतियों को पढ़ चुके थे वहाँ से, और अमेरिका के संविधान की, अमेरिका में जो लोगों को अधिकार दिए गए थे उन सब चीज़ों की वो बहस करते थे। ठीक है। तो इससे क्या, इन और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापार, प्रचार प्रसार व्यापार हुआ करता था। तो अब उनको समझ आ चुका था कि जो लुई 16 के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर भी लोगों के पास आ चुकी थी कि भाई जो लुई 16 है वो फिर से टैक्स बढ़ाने वाला है। तो उससे और भी ज़्यादा लोगों का गुस्सा भड़क उठा था। अब आते हैं क्रांति की शुरुआत हुई। अब ये तो थे कारण हमने पढ़े जो अब तक, कि क्या क्या कारण थे, लोगों में कैसे कैसे धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था। अब आती क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे, पर आप सोच उनमें से ऐसा क्या किया होगा, मतलब कि उसने ऐसा कैसे किया होगा, कैसे हुआ। तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। जैसे राजतंत्र पीछे से चला आ रहा था कि सम्राट अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता, इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, एस्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों को अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एक एस्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। ठीक है ना। और उस एस्टेट जनरल जो जनरल है वो एक राजनीतिक संस्था थी, ये ध्यान रखिएगा। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। टैक्स अकेले राजा नहीं लगा सकता था, एस्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। बैठक में तीनों स्टेट भाग लेते थे, पर ये बैठक कब बुलाई जाएगी ये कौन तय करता था, सम्राट ही तय करता था, राजा ही। जो अंतिम बैठक है वो 1614 में बुलाई गई थी, ध्यान रखिएगा।
फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। यानी कि लुई 16 ने कब बुलाई थी स्टेट जनरल की बैठक? 5 मई 1789 को। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। प्रतिनिधियों की जो मेजबानी थी यानी कि वो बैठक जहाँ होनी थी वहाँ उसके लिए आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट की बैठक में अपने अपने 300 बल्कि पहले और दूसरे स्टेट ने बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे जो आमने सामने कतारों में बैठा दिए गए, और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े कर दिए गए। ठीक है ना। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहा था। अब गरीब किसानों की बजाय पढ़े लिखे लोग थे जो वो आ गए थे। किसानों, औरतों और कामगारों का सभा में प्रवेश वर्जित था। किसानों, औरतों और कामगारों को तो सभा में एंट्री ही नहीं थी भाई। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें पर, जो लोग थे ना, औरतें थी, कामगार थे, किसान थे, उनकी शिकायतों को 4,000 लेटर्स में लिखकर उन्होंने अपनी सूची बनाकर प्रतिनिधियों के साथ भेजी थी कि भाई हमारी भी शिकायत, कुछ ये मांगे हैं या हमारी कुछ शिकायतें, इनको भी वहाँ जब जनरल स्टेट की बैठक होगी तो उसमें इनको भी डिस्कस किया जाए। ठीक है ना। तो स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने वाले थे कि भाई फर्स्ट स्टेट का भी एक मत, सेकंड स्टेट का भी एक मत, थर्ड स्टेट का भी एक मत। ठीक है ना। तो अब की बार लुई 16 भी इसी चीज़ को मानने वाले थे, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाए कि भाई 300 लोग उनके, 600 तो 600 ही लोग हमारे हैं, सबके द्वारा मतदान हो, वरना उनको तो टैक्सेस नहीं देना पड़ता फर्स्ट स्टेट और दूसरे स्टेट को। तो वो तो राजा के पक्ष में बोलेंगे भी टैक्सेस बढ़ा दो। बचा कौन? तीसरा स्टेट। उनकी संख्या फिर जैसे कि उनको कम गिना जाएगा तो उनको फिर वो तो उनकी मतलब कि वो हार जाएंगे, एक तरह से उनकी बातों को नहीं माना जाएगा, जिससे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिससे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है कि सभी सदस्यों को मत देने का अधिकार हो। ठीक है ना। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर चले गए। जब राजा ने कहा ना कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, सबको एक एक अधिकार नहीं, बल्कि तुम्हारे भी 300 लोग ही वोट करेंगे और इनके भी 300 लोग ही वोट करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, जो तीसरे स्टेट के लोग प्रतिनिधि थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने विरोध किया और बाहर चले गए। भाई हमें नहीं बन रहा जनरल स्टेट की बैठक में, बल्कि कोई हिस्सा नहीं लेना। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्रवाद का प्रवक्ता मानते थे। जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे वो संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। यानी कि 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। देखिए 5 जून को बैठक हुई, उसके बाद वो बाहर आ गए, उनमें गुस्सा रहा, फिर उन्होंने डिस्कशन किया और वो सब फिर 20 जून को क्या हुआ, ये इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए? टेनिस कोर्ट में, ध्यान रखिएगा। तो हो सकता ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले एग्जाम में कि टेनिस कोर्ट में शपथ कब ली गई या किस दिन इकट्ठा हुए, तो 20 जून को। उन्होंने अपने आप को, किन्होंने, जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे, तीसरे स्टेट के लोग थे, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली। देखिए आगे ना, शपथ ली। तो कब शपथ ली थी? 20 जून को। जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। यानी कि जो इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, इन्होंने कहा कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग ही हमारा राष्ट्र चलेगा, या हम अपने आप को ही नेशनल असेंबली मानते हैं, हम किसी राज्य को नहीं मानते हैं। उनका नेतृत्व मिराबो और आबेसिये ने किया था। मिराबो जो थे वो जन्म से कुलीन परिवार में थे, लेकिन वे सामंती विशेष अधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत थे। वो चाहते थे कि खत्म हो, भाई सब तरह के लोग हैं। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुड़ी भीड़ थी ना, जो वर्साई में भीड़ जुड़ी थी, उसके सामने जोरदार भाषण दिया। आबेसिये मूल पादरी थे और उन्होंने भी तीसरा स्टेट क्या है एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका इन पम्फलेट लिखी। ये दोनों क्या चाहते थे कि भाई जो फर्स्ट स्टेट और दूसरा स्टेट को अधिकार मिले ये खत्म हो जाए, तीसरे स्टेट को भी समान अधिकार दिया जाए। आबेसिये और मिराबो। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। यानी कि पूरे फ्रांस के अंदर यही था कि भाई सब परेशान थे, फ्रांस की जो आम जनता थी, जनसाधारण था, सभी परेशान थे। तो सभी चाह रहे थे कि राजा को हटा दिया जाए या राजा की शक्तियों को कम कर दिया जाए और उनको भी समानता का अधिकार मिले। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई, पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट गए थे।
ये सब हुआ है जब 1789 की क्रांति हुई थी ना 14 जुलाई को, और बास्तिल पर अटैक हुआ था, उससे पहले की बात है ये। 5 जून 20 जून ये बातें पहले की चल रही हैं, ठीक है ना। 14 जुलाई बाद में आएगी। तो वो क्रांति कैसे हुई ये सब चीज़ें बता रहे कि भाई नेशनल असेंबली बनाई उन्होंने, जो एस्टेट जनरल की जो बैठक थी उससे तीसरे स्टेट ने क्या किया, उसका विरोध किया और उससे मतलब कि उसमें पर अपना उसको छोड़ के वो आ गए। फिर उन्होंने अपनी बैठक बनाई, अपनी खुद की टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, वहाँ उन्होंने शपथ ली, नेशनल असेंबली बनाई, अपना संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया, ठीक है ना। ये सब काम हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी, और ठंड में क्या हुआ, फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट गए। यानी कि बेकरी के मालिकों ने क्या सोचा कि अभी हम थोड़ा खाना कम कर देंगे, नहीं देंगे, है नहीं, महंगा कर देंगे, इस तरह से। तो बेकरी की दुकानों पर घंटों के लिए इंतजार के बाद गुस्साई औरतों ने भीड़ में, भाई अब वो खाना उन्होंने सोचा हम पैसा कमाएंगे, पर उल्टा हो जाता है भाई। औरतें गुस्से, पहले से ही पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, अब औरतों में और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि खाने को, बच्चे घर पर भूखे हैं, खाने को ये पाव रोटियाँ नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि है नहीं, जमाखोरी कर रखी है, अंदर रखी हुई है। तो उन्होंने गुस्से में आकर क्या कर दिया, दुकानों में धावा बोल दिया। और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का, फिर सम्राट ने इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया था, पेरिस में, भाई चाहे कोई भी रीज़न रहा होगा, सम्राट ने पेरिस में सेना को घुसने का आदेश दे दिया था। भी सम्राट ने कहा कि सेना को पेरिस शहर के अंदर आए और इस जो भीड़ है इस पर काबू करे। तो अब क्या हुआ, क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल के किले पर धावा बोलकर उसे निस्ते नाबूद कर दिया। अब लोगों ने फिर वो जब ये सोचा ना, भाई राजा ने ऑर्डर दे दिया कि सेना को शहर में आया जाए, तो राजा ने सोचा भाई लोगों को मरवाने के लिए बुला रहा है। तब भी वो जो आदमी और औरतें इकट्ठे हुए थे, उन्होंने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पर धावा बोल दिया था। देहाती इलाकों में, गांव में यह अफवाह फैल गई कि मतलब कि भाई बात कुछ थी, और बनते बनते एक से दूसरे ने सुनी, दूसरे से तीसरे ने सुनी, अपनी तरफ से कुछ न्यू ऐड करते चले गए, और ये अफवाह सी बन गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैत और लुटेरों को गिरोह को बुला लिया। कि जो जागीरों के मालिक हैं, यानी कि जो सामंत हैं और जिनकी ज़मीन, बड़ी बड़ी ज़मीनों के जो मालिक हैं, उन्होंने भाड़े पर लठैत और लुटेरों को बुला लिया है, जो पक्की फसलों को तबाह करेंगे, ठीक है ना। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण में किले बनाए हुए थे छोटे छोटे, उन पर आक्रमण कर दिया, अन्न भंडारों को लूट लिया। लगान संबंधी जो पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, ये दस्तावेज जो रखे हुए थे कुलीनों के पास, उनको सबको जला दिया। और कुलीन भी बड़ी संख्या में, कुलीन डर गई, भाई क्या पता, भाई बड़े बड़े राजा डर जाते हो, तो कुलीन थे वो भी डर गए, और वो अपनी जागीरें छोड़कर पड़ोसी देशों में भाग गए, ठीक है ना। पड़ोसी देशों में जाकर उन्होंने शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंतर नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब लुई 16 ने देखा कि प्रजा ने तो विद्रोह कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए भाई, अब अपनी जान बचाने या किसी भी तरह से माहौल को शांत करने के लिए नेशनल असेंबली को मान्यता देनी ही पड़ेगी। और उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, और यह भी मान लिया कि उनकी जो अब उसकी सत्ता है लुई 16 की, उस पर संविधान का अंकुश होगा। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने, अब ये देखिए कि 4 अगस्त की तारीख को 1789 की रात को असेंबली ने करों करते और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया, और पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए विवश कर दिया। पादरियों को भी कहा कि भाई अब तुम्हारा कोई विशेष अधिकार नहीं है, धार्मिक करवर हम अब कुछ टैक्स नहीं देंगे, जो टाइद लगा हुआ था वो बंद कर देंगे, ठीक है ना। और चर्च के स्वामित्व वाली ज़मीन जो थी, जो चर्च के पास ज़मीन थी जिस पर ये धार्मिक यानी कि जो पादरी वर्ग का अधिकार था, उनको भी उनसे छीन लिया गया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। बता, इतना कर्जा था सरकार पर, सारा उतर जाएगा। अब चलिए भी फ्रांस सैवधानिक, अब फ्रांस जो है वो सैवधानिक राजतंत्र बन गया था। प्राचीन राजतंत्र से अब सैवधानिक राजतंत्र बन गया था, इसलिए कहा गया 1789 से पहले की जो शासन व्यवस्था है उसको प्राचीन राजतंत्र कहा गया है। अब सैवधानिक राजतंत्र मतलब राजा तो बना रहेगा पर संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि संविधान का प्रारूप तैयार कर 1791 में मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया जाए, ठीक है ना। इस मतलब कि जो सम्राट की शक्ति को सीमित करके अब शक्ति जो है वो एक आदमी के हाथ में न होकर इन विभिन्न संस्थाओं में बांट दी जाएगी। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, ठीक है ना। ये दिखाया गया है, न्यायपालिका ये सम्राट है, विधायपालिका के नियंत्रण में है, ये मंत्री हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये चीज़ और देखिए, सक्रिय नागरिक इसमें दिया गया है। तो सक्रिय नागरिक वो होते हैं जो जिन्हें मताधिकार प्राप्त हो। तो 2.8 करोड़
की जनसंख्या में से सिर्फ 40 लाख लोग थे। 40 लाख लोग कौन थे? सक्रिय नागरिक थे, जो 25 साल से उम्र ज़्यादा थी और जो टैक्सेस मतलब कि अपने 3 दिन की टोटल कमाई में से 3 दिन की, शायद 3 दिन की कमाई जितना टैक्स पे करते हो, ठीक है ना। और निष्क्रिय नागरिक थे सभी औरतें, ठीक है ना। लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब क्या थे? निष्क्रिय नागरिक थे। सन 1791 के संविधान के कानून बनने का अधिकार नेशनल असेंबली को, मतलब कि 1791 के बाद संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। यानी कि जो नागरिक हैं, इन्होंने चुन लिया एक निर्वाचन समूह, यानी कि इतनी भीड़ ने एक निर्वाचन समूह चुन दिया, ठीक है ना इन्होंने। और अब ये अपना एक ऊपर असेंबली के लिए चुनेंगे। तो वही बताया गया कि सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, पहले चुनने वाले, और वो जो निर्वाचक समूह चुना जाता था वो असेंबली के सदस्यों को चुनता था। सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। 25 वर्ष से अधिक के उम्र वाले पुरुष, केवल पुरुष सक्रिय नागरिक थे जिन्हें मत देने का अधिकार था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर क्या करते थे? टैक्स चुकाते थे, कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक में बना दिया गया था, उन्हें कोई मत देने का अधिकार नहीं था। असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की असेंबली, और जो असेंबली के सदस्य बनते थे ना, उनको क्या था? वो लोग वो होते थे जो उच्चतम श्रेणी में थे, जो टैक्स करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होते थे, यानी कि वो जो सबसे ज़्यादा कर देने वाले लोगों में होते थे। संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है। जो फ्रांस का संविधान था वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता था। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किए दिए। उन्हें मतलब कि अधिकार दिए गए थे कि वही जैसे अपने हैं मौलिक अधिकार, इस तरह से उस समय उनके अधिकार थे कि जीवन का अधिकार है सबको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, कानून के समक्ष सब समान है, उनसे भाई उनके अधिकारों को छीना नहीं जाएगा, इस तरह से। राज्य का कर्तव्य यह माना गया कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे, ये राज्य का कर्तव्य माना गया। ये कुछ प्रतीक दी, जैसे टूटी हुई जंजीरें हैं, ये दासों को बांध दिया, कि इन जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक थी। छड़ों का बर्छीदार गुच्छा, जो है छड़ियों का गुच्छा है, ये क्या है? क्या अकेली छड़ी कुछ नहीं कर सकती, एक पूरे गट्ठर में ही एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती हुई आँख, ये सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है कि सूर्य की किरणें जो है वह ज्ञान रूपी अंधेरे को भी मिटा देती हैं। राजदंड ये शाही सत्ता का प्रतीक है। और ये अंगूठी जो है ये मतलब कि अपनी मुंह में लिए सांप है, यानी सनातनता का प्रतीक है कि अंगूठी का कोई छोर नहीं होता है। तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। ये लाल फ्राइजियन टोपी ये दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी गई थी। नीला सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है, नीला सफ़ेद और लाल। और ये डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप है। डैनो वाली स्त्री मतलब ये पंखों वाली स्त्री जो है ये कानून का मानवीय रूप है। और विधिपट यानी कानून सबके लिए समान है। विधिपट ये जो दरवाजे दिखाए गए हैं विधिपट हैं दरवाजे, तो कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। अब फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अब ये पॉइंट हम पढ़ते हैं कि फ्रांस में कैसे राजतंत्र खत्म हुआ और गणतंत्र आया। तो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में और भी तनावपूर्ण बनती रही। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बस क्रांति हो गई बन गया है, अभी तो बहुत चीज़ें होंगी आगे। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया, परंतु प्रशा के राज्य से अब हस्ताक्षर तो कर दिया कि मैं संविधान के अंडर में हूँ या मैं संविधान के अकॉर्डिंग काम करूँगा, परंतु फिर भी वो गुपचुप करके प्रशा के राजा से बातचीत करता रहा कि मुझे किसी तरह से वापस मैं इन सबको दबा कर अपना शासन स्थापित कर सकूँ। भाई ऐसे इतनी आसानी से कोई राजपाट थोड़ी सौंप देगा। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित हो गए कि और भी जो अड़ोस पड़ोस के राजा थे उन्होंने देखा कि भाई फ्रांस में ऐसा हो गया तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फ्रांस के राजा की मदद करते हैं, वहाँ अपनी सेना भेजते हैं और वहाँ राजतंत्र को वापस से बहाल करते हैं। लेकिन जब इस योजना पर अमल होता है, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। पर इससे पहले वो राजा यहाँ अटैक करवाते, उससे पहले तो जो नेशनल असेंबली को किसी भी तरह से खबर लग गई कि जो राजा है वो ऐसे ऐसे करके पड़ोसी देशों के राजाओं से बातें कर रहा है और
अपने ही मतलब कि फ्रांस पर अटैक करवाना चाह रहा है। तो 1700 या अपने उनसे मदद ले रहा है। तो नेशनल असेंबली ने ही परसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों, अब जो नए नए लोग थे जिन्होंने आज़ादी चखी थी, जिनको अधिकार मिले थे, वो तो चाहते थे कि अभी भी वापस से राजतंत्र ना आए। तो उन सब ने क्या किया, खुद से ही सेना में भर्ती होने लगे कि नहीं, हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजा व कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उन्होंने देखा कि यूरोप के जो राजा और कुलीन हैं उनके विरुद्ध जनता ये जंग लड़ रही है, तो जनता भाई उनके खिलाफ खड़ी हो गई। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भाई, उनमें कवि रोजेट द लाइल द्वारा रचित मार्शिले भी था। और यह गीत पहली बार मार्शिले से स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। तो जो मार्शिले है फ्रांस का, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है मार्शिले, वो रोजेट द लाइल द्वारा गाया गया है। और मार्शिले से स्वयंसेविकों ने पेरिस की ओर, मार्शिले से पेरिस की तरफ आते हुए स्वयंसेवियों ने, यानी कि जो स्वयं खुद से सेना में शामिल हो गए थे, उन लोगों ने इसे गाया था। ठीक है ना। क्रांतिकारी युद्ध से जनता को भारी क्षति व आर्थिक क्षति झेलनी पड़ी थी, आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। क्रांतिकारी जो युद्ध थे भाई, खर्चे तो लगते हैं युद्धों में, ठीक है ना। तो पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी थी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। अब उन्होंने कहा था कि भाई ना तो वोट देने का अधिकार भी उन्हीं लोगों को दिया गया जो टैक्स देते हो, अपनी मतलब कि 3 दिन के कमाई के बराबर टैक्स देते हो। और जो नेशनल असेंबली में जो प्रतिनिधि थे वो थे जो करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में आते हो। तो अब भी जो गरीब जनता थी उसको क्या लगता था कि ये 1791 का संविधान तो बन गया और इस संविधान ने सिर्फ उन्हीं लोगों को अधिकार दिए हैं जो अमीर लोग हैं, टैक्सेस चुका पा रहे। तो इसलिए राजनीतिक क्लबों में अब भी मतलब कि लोग इकट्ठा होते थे, अपनी जो सरकार की नीतियाँ थी उन पर बहस होती थी या अपनी योजनाएं बनाते थे। इनमें एक जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। मतलब कि सेंट जो जैकोबिन क्लब था वहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे और इन सब बातों पर डिस्कशन करते थे। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने अपने क्लब बना लिए थे। और मैं आप इन्हीं गतिविधियों के बारे में आगे और पढ़ते हैं। जैकोबिन क्लब के मुख्य सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। उनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसा, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर थे। यानी जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जो गरीब दबके के लोग थे वो। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैकोबिनों में एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगार, अब वो जो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य बने थे उन्होंने क्या किया, अपनी पोशाक चेंज कर ली। गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून, जैसे ये पहन रखी है भाई, धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ठीक है ना। और उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर पर घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेज या ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग कर लिया, यानी कि वो घुटने तक ब्रीचेज नहीं पहनते थे। और जो जैकोबिन क्लब का जो मेन नेता था वो था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। यह ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का तरीका था। कॉन्वेंट, यहाँ बताया गया कॉन्वेंट क्या है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है कॉन्वेंट। जैकोबिनो, इसलिए जैकोबिनो को सोकुलांत के नाम से जाना गया। ठीक है। तो जैकोबिन्स को क्या है, किस नाम से जाना गया? सोकुलांत। इसका अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सोकुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता की प्रतीक थी। महिलाओं को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। भाई महिलाओं को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं मिला था, चाहे कितनी क्रांतियाँ हुई थी। ठीक है ना। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई व अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। अब इन्होंने जो सरकार बनी हुई थी ना, उसमें भी नेशनल असेंबली जो बन चुकी थी उसके विरुद्ध भी फिर से ये खड़े हो गए थे जो गरीब लोग थे फ्रांस के। क्योंकि ये क्या चाहते थे भाई, इनका तो कुछ हुआ नहीं, इनको ना तो राजनीतिक अधिकार मिले किसी तरह से, ना ये कर भाई अपने नेताओं को चुन सकते थे, इनको तो मतदान का अधिकार भी नहीं मिला था ना। तो इसलिए ये भी फिर से दोबारा भाई इन्होंने संगठन बनाने शुरू किया, दोबारा से क्रांति की शुरुआत करने की कोशिश की। और 10 अगस्त की सुबह उन्होंने टूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया और राजा के अंगरक्षकों को मार डाला और खुद राजा के जो रक्षक थे उनको मार दिया और राजा को कई घंटों तक बंदी बनाए रखा। और बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया। जो अब ये बनी थी ना, जो जैकोबिन थे इन्होंने।
ठीक है ना। और इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि नए चुनाव कराए जाएं और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, उनको मत देने का अधिकार दिया जाए। अब भी औरतों की बात नहीं हुई थी भाई। निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया। पहले जो असेंबली थी अब उसको किसका नाम दे दिया? कन्वेंशन का नाम दे दिया। और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हो गया फ्रांस में, और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ था और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके मुख्य प्रमुख का चुनाव करती है। वंशानुगत राजशाही नहीं है ये। और आप कुछ अन्य गणतांत्रिक, चलो ये वही फालतू की बात इसमें वैसे ही बताई गई है। लुई 16 को न्यायालय द्वारा, जो न्यायालय था उसके द्वारा लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। और 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट को भी वही असर हुआ, यानी उन्हें भी फांसी दे दी गई। ठीक है ना। तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही। जो बचा हुआ चैप्टर है इसको हम एक और क्लास में कंप्लीट करेंगे, वरना क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।